संख्या कितनी हुई 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9। मनुष्य की एक कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं 46। इस अवस्था को कहते हैं द्विगुणित अवस्था। 46 गुणसूत्र। मनुष्य के आगुणित कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं 23। और आपको पता है कि आगुणित डीएनए में नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या इतनी होती है, तो द्विगुणित में कितना होगा 2 से गुणा कर दीजिए भाई। 23 गुणसूत्र में 3.3 गुणित 10 के पावर 9 नाइट्रोजन क्षार है, तो 46 में इसका दुगना नहीं हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। अब इस आधार पर हमें पता चल गया कि मनुष्य में एक कोशिका में उपस्थित डीएनए में कुल इतने नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। तो क्या मनुष्य की कोशिका में उपस्थित डीएनए की लंबाई नहीं निकाल पाओगे? उसी फार्मूले से निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा देखिए, नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या कितना दिया गया है? मनुष्य क्षारकों की संख्या 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 है ना। दो क्षारकों के बीच दूरी कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। हमको लंबाई मीटर निकालनी है, मीटर में। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10 टू द पावर -9 मीटर। तो 0.34 नैनोमीटर को हम अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख देंगे? 10 टू द पावर -9 मीटर गुणे 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9। -9 प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर +9 है, 10 टू द पावर -9 है, ये कट जाएगा। अब इसका इसके साथ करेंगे लगभग वैल्यू आएगी 2.244 मीटर। इसे 2.2 मीटर भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है, इसको सॉल्व भी कराते हैं। अभी और आगे दिखा देंगे। बोलेगा कि मनुष्य के एक कोशिका में डीएनए की लंबाई कितनी होती है? लगभग 2.2 मीटर। 2.2 मीटर का बात समझिएगा। हम यहां से अगर लाइन खींचे ना 1 मीटर फिर 2 मीटर, 2 मीटर इतना लंबा होता है। आप खुद सोचिए कि एक ऐसी कोशिका जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसमें 2.2 मीटर का डीएनए है। हालांकि वो डीएनए बहुत पतला है, वो तो नापा गया है, बहुत पतला है, वो भी सूक्ष्मदर्शीय संरचना है, तो चौंकिएगा मत, सूक्ष्मदर्शीय में भी लंबाई होती है। तो एक कोशिका में, मनुष्य की एक कोशिका में उपस्थित डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर है। मनुष्य की एक कोशिका में, जिसे हम देख नहीं पाएंगे। मनुष्य की शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। लगभग कितनी कोशिका से मिलकर बना है? मनुष्य का पूरा शरीर लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बना होता है। हमारा पूरा का पूरा शरीर लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो अब आप बताइए, अगर हम पूरे शरीर की कोशिका के डीएनए की लंबाई मापेंगे तो कितना हो जाएगा? कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। एक अंदाजा अगर लगाया गया साइंटिस्ट के द्वारा, तो साइंटिस्ट ने बताया कि मनुष्य की समस्त कोशिकाओं में उपस्थित डीएनए को अगर जोड़ दिया जाए तो इतना लंबा हो जाएगा कि पृथ्वी से सूर्य के 4 चक्कर लगा दो, इतना लंबा धागा बन जाएगा। डीएनए धागा ही होता है। अगर मनुष्य की समस्त कोशिकाओं में उपस्थित डीएनए को जोड़ दिया जाए तो वो इतना लंबा धागा बन जाएगा कि पृथ्वी से सूर्य और फिर सूर्य से पृथ्वी, फिर पृथ्वी से सूर्य, फिर सूर्य से पृथ्वी, इस तरह से 4 चक्कर लगा दो, इतना लंबा होता है। ठीक, बात समझ में आई? डीएनए की लंबाई कैसे निकालेंगे? हालांकि इसके बारे में पहले भी बताया हूं। एक बात आती है कि एक कोशिका में डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर है, और एक कोशिका जैसे हम देख नहीं पाते, नग्न आंखों से सूक्ष्मदर्शी से देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो आखिर इतना लंबा डीएनए कैसे उसमें व्यवस्थित होता है? यही है टॉपिक, डीएनए की पैकेजिंग। डीएनए पैकेज्ड होता है। जैसे आपने भी अपनी लाइफ में जरूर देखा होगा, एक इतना बड़ा पॉलीथीन जिसको व्यवस्थित रख के इतना छोटा करके आपको नए फॉर्म में दिया जाता है। जब आप उस पॉलीथीन को खोलते हो तो फाइल के इतना बड़ा हो जाता है। उसी तरीके से ये डीएनए जो कि इतना लंबा है, वो एक सिंगल धागे के रूप में नहीं होता, वो पैकेज्ड होता है, कुंडलित होता है और कंडेंस होकर इतना छोटा रूप बना लेता है कि वो एक कोशिका के केंद्रक में फिट आ जाए। तो अब हम यही पढ़ें, सिंपल सा एक कोशिका है, कोशिका झिल्ली है, उसके बाद सेल वॉल है और उसके अंदर मीसोसोम संरचना पाई जाती है। उसके अंदर डीएनए इस तरह से व्यवस्थित होता है, एक ही जगह पर पाया जाता है। इस तरह से पूछा जाता है केंद्रकाभ या न्यूक्लियाइड किसे कहते हैं? कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्र तो पाया नहीं जाता, उसका डीएनए उसकी कोशिका द्रव्य में केंद्र पर ऐसे व्यवस्थित होता है। तो उसका डीएनए धनात्मक आवेशित प्रोटीन के साथ जुड़कर एक संरचना बना लेता है जिसे केंद्रकाभ या न्यूक्लियाइड कहते हैं। क्लियर है बातें? ये हो गई यूकैरियोटिक कोशिका है। अभी देखा आपने कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन तो पाया जाता था लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता था, वहां पर सामान्य प्रोटीन पाया जाता था। यूकैरियोटिक कोशिका में जटिलताएं हैं, डीएनए ऋणात्मक आवेशित होता है और साथ ही इनमें धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन, सब कुछ याद करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीनों का समूह होता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। ठीक है, अभी बताते हैं कि क्या होता है। हिस्टोन चूंकि प्रोटीन है, होती है, डीएनए ऋणात्मक होती है। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में क्या जाना कि धनात्मक होती है, दूसरा क्षारीय होती है और इसमें आर्जिनिन और ग्लाइसिन अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, अभी बताते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो कि ऋणावेशित होता है, धनात्मक आवेशित प्रोटीन से जुड़कर एक ही स्थान पर स्थित होता है, इसे केंद्रकाभ या न्यूक्लियाइड कहते हैं। ये हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका में कि कैसे इतना लंबा डीएनए व्यवस्थित होता है। तो इतना लंबा डीएनए प्रोटीन से जुड़कर एक जगह पर व्यवस्थित होता है जिसे न्यूक्लियाइड या केंद्रकाभ कहते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में थोड़ी जटिलता पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए ऋणावेशित होता है और वह धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीनों के समूह जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं उसके चारों तरफ लिपटा होता है। हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो अम्लों की अधिकता होती है, ये आपने जाना। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार का होता है, H2A, H2B, H3, H4 और H1। इनमें से H2A, H2B, H3, H4 इनके प्रत्येक के 2-2 अणु मिलकर हिस्टोन अष्टक यानी हिस्टोन ऑक्टेमर का निर्माण करते हैं। डीएनए इसी हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ रैप्ड होता है और यह कंप्लीट संरचना न्यूक्लियोसोम कहलाती है।
दो न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए होता है उसे संयोजक डीएनए कहते हैं। संयोजक डीएनए पर H1 हिस्टोन पाया जाता है जिसे लिंकर हिस्टोन कहते हैं। न्यूक्लियोसोम और लिंकर हिस्टोन दोनों को सम्मिलित रूप से क्रोमैटोसोम कहते हैं। और ये डीएनए पूरी लंबाई में इसी तरीके से व्यवस्थित होता है। पूरी लंबाई में ये डीएनए पूरी लंबाई में ऐसे व्यवस्थित होता है और ये दिखाई पड़ता है मोतियों के माला के समान, जिसे क्रोमैटिन धागा कहते हैं। इस पूरी संरचना को क्रोमैटिन धागा कहते हैं। ये क्रोमैटिन धागा कोशिका विभाजन के मध्यावस्था में ये क्रोमैटिन धागा कोशिका विभाजन के मध्यावस्था में संघनित होकर इस प्रकार से गुणसूत्र जैसी संरचना बना लेता है। सारी बातें क्लियर हो गई। उच्चतर स्तर पर यानी गुणसूत्र बनने के लिए क्रोमैटिन धागों को अन्य प्रोटीनों की आवश्यकता होती है, जिसे गैर हिस्टोन गुणसूत्र प्रोटीन या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन या एनसीपी कहते हैं। अब केंद्रक में क्रोमैटिन जहां पर हल्का बंधा हुआ है, इस भाग को कहते हैं यूक्रोमैटिन, जो कि हल्का अभिरंजित होता है। क्रोमैटिन बहुत ही कंडेंस्ड हैं, जो डार्क दिखाई दे रहे हैं उसे कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। क्लियर बात? बस आइए देखते हैं, लिया समझ भी लिया। अब जो चीजें लिखी हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर, जिसे मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मान लिया जाए तो एक प्रारूपीय स्तनधारी कोशिका में डीएनए की द्विकुंडली की लंबाई की गणना साधारणतः सभी क्षार युग्मों की संख्या को लगातार दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी से गुणा करने पर डीएनए की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं निम्न सूत्र द्वारा। डीएनए की लंबाई की क्या होती है? क्षार युग्मों की संख्या गुणे दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी। मानव के आगुणित जीनोम में, आगुणित मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी 23 गुणसूत्र में डीएनए में 3 बिलियन क्षार युग्म होते हैं। बताए थे ना, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। वही कह रहे हैं। द्विगुणित मानव कोशिका में डीएनए के में लगभग 6 बिलियन क्षार युग्म होते हैं, जो कुल 46 गुणसूत्र बनाते हैं। यानी 46 गुणसूत्र में कुल कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? 6.6 × 10⁹ ठीक। देखें, यदि मनुष्य के द्विगुणित डीएनए में 6.6 × 10⁹ क्षार युग्म होते हैं, अथा दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी इतना नैनोमीटर है, तो डीएनए की लंबाई ये होगी। निकाल के बताए थे 2.244 मीटर। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अभी आगे आपको नीट का क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद देखिए, अतः डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर के बराबर होगी। प्रत्येक मानव के शरीर में उपस्थित समस्त डीएनए श्रृंखलाओं की कुल लंबाई से पृथ्वी से सूर्य तक 4 चक्कर लगाए जा सकते हैं। यानी मनुष्य के शरीर में उपस्थित जितनी भी कोशिकाएं हैं, अगर उनमें उपस्थित डीएनए को जोड़ दिया जाए तो वो पृथ्वी से सूर्य के 4 चक्कर लगा देंगे, इतना लंबा हो जाएगा। इस तरह एक लंबा बहुलक एक कोशिका में कैसे व्यवस्थित होता है, यही कह रहे हैं कि 2.2 मीटर लंबा एक डीएनए कैसे एक छोटी सी कोशिका में, जिसे हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते, कैसे व्यवस्थित होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, अगर आप प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखोगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे इकोलाई बैक्टीरिया में, जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में फैला नहीं रहता। क्यों? क्योंकि डीएनए जो ऋणात्मक आवेशित है, ऋणात्मक आवेशित होने का कारण क्या है? डीएनए पर उपस्थित फास्फेट समूह कुछ धनात्मक प्रोटीन्स से बंधकर एक जगह पर स्थित होता है, जिसे केंद्रकाभ या न्यूक्लियाइड कहते हैं। केंद्रकाभ में डीएनए बड़े रूपों में व्यवस्थित होता है, जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं। ये बात हो गई प्रोकैरियोटिक कोशिका की। अब आइए देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कैसे व्यवस्थित होता है। यूकैरियोटिक जीवों में यह संरचना काफी जटिल होती है। धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीनों का समूह, याद कर लीजिए, धनात्मक आवेशित है और दूसरा क्षारीय है। यह भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी दिखाते हैं। ठीक है, धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीनों का समूह होता है, जिसे हिस्टोन कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं: H1, H2A, H2B, H3, H4। हिस्टोन में क्षारीय अमीनो अम्ल लाइसिन व आर्जिनिन की अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोन में क्षारीय अमीनो अम्ल लाइसिन और आर्जिनिन की अधिकता होती है। ये दोनों अमीनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखलाओं पर धनात्मक आवेश होता है। इन दोनों अमीनो अम्ल के पार्श्व श्रृंखलाओं पर धनात्मक आवेश होता है। ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है। H2A, H2B, H3, H4 हिस्टोन्स के 2 अणु व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई बनाते हैं, जिसे हिस्टोन अष्टक या हिस्टोन ऑक्टेमर कहते हैं। धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक चारों तरफ से ऋणात्मक आवेशित डीएनए कैसा होता है? ऋणात्मक आवेशित से सटा होता है। इस संपूर्ण संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं, जिसके बारे में अभी आपको बताया था। अर्थात न्यूक्लियोसोम का केंद्रीय भाग हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है तथा इसका धनात्मक छोर बाहर की ओर होता है तथा ये ऋणावेशित डीएनए को आकर्षित करते हैं, जिससे इनके चारों ओर डीएनए लिपटे रहता है। ठीक। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 नाइट्रोजन क्षार युग्म पाए जाते हैं। याद करिए, नाइट्रोजन क्षार नहीं, क्षार युग्म होते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 क्षार युग्म होते हैं। अब 200 क्षार युग्म को हम नाइट्रोजन क्षारों की संख्या में बदलना चाहते हैं, क्या करेंगे? 200 मल्टीप्लाई कर देंगे। युग्म मतलब जोड़ा, तो टोटल नाइट्रोजन क्षार कितने होते हैं एक न्यूक्लियोसोम में? 400। लेकिन क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक न्यूक्लियोसोम में कितने क्षार युग्म होते हैं, तब 200। अगर ऐसे पूछा जाए कि एक न्यूक्लियोसोम में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं, तब 400 डीएनए कुंडली होती है। दो समीपस्थ न्यूक्लियोसोम के बीच का डीएनए खंड संयोजक डीएनए यानी लिंकर डीएनए कहलाता है, जो आपको बताया है। H1 हिस्टोन संयोजक डीएनए पर जुड़ा होता है। H1 हिस्टोन प्रोटीन को इसी कारण लिंकर हिस्टोन भी कहते हैं, जो न्यूक्लियोसोम को स्थायित्व प्रदान करता है। न्यूक्लियोसोम तथा H1 हिस्टोन प्रोटीन दोनों को सम्मिलित रूप से क्रोमैटोसोम कहते हैं। केंद्रक में मिलने वाली एक संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते रहते हैं, उसे क्रोमैटिन कहते हैं, जिसे हम क्रोमैटिन धागा भी कह सकते हैं, जो केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह की संरचना होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन मोतियों की माला की तरह से दिखाई पड़ती है, जो आपको भी बना के दिखाए थे। मोतियों की माला जैसी संरचना क्रोमैटिन धागे आगे कुंडलित और संग्रहित होकर कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। उच्च स्तर पर क्रोमैटिन की पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन एनसीपी कहते हैं।
एक प्रारूपी केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमैटिन ढीले ढाले बंधे होते हैं जिन्हें यू क्रोमैटिन कहते हैं, और क्रोमैटिन जो अच्छे ढंग से बंधे होते हैं, गाढ़े रंग के दिखाई पड़ते हैं, उन्हें हेटेरोक्रोमैटिन कहा जाता है। आपके फिगर में ये संरचना दी गई है, ठीक है। ये यहीं पे दिखा देते हैं आपको, ये फिगर आपको बना के दिखाए हैं। हिस्टोन 4 प्रकार के, प्रत्येक के 2 अणु, देखिए H2B, यहाँ पर देखिए H2B, यहाँ पर ये बनाती हैं H2B, H2B, H2A और H2A, H3, H3, H4, H4। इस प्रकार से 4 हिस्टोन प्रोटीन के अणु मिलकर, प्रत्येक के 2 अणु मिलकर हिस्टोन अष्टक बनाते हैं, और उनके चारों तरफ डीएनए इस तरह से लिपटा हुआ होता है, और ये कंप्लीट संरचना H2A, H3, H3, H4, H4। इस प्रकार से 4 हिस्टोन प्रोटीन के अणु मिलकर, प्रत्येक के 2 अणु मिलकर हिस्टोन अष्टक बनाते हैं, और उनके चारों तरफ डीएनए इस तरह से लिपटा हुआ होता है, और ये कंप्लीट संरचना क्या कहलाती है? न्यूक्लियोसोम कहलाती है। ठीक, ये भी एक न्यूक्लियोसोम है, ये भी एक न्यूक्लियोसोम है। 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का डीएनए लिंकर डीएनए कहलाता है। इन्हीं के मध्य पाया जाता है H1 हिस्टोन। ये देखिए H1 हिस्टोन, एक न्यूक्लियोसोम ये, दूसरा न्यूक्लियोसोम ये, इनके बीच में हिस्टोन प्रोटीन H1। ठीक, डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए हिस्टोन के 8 सब यूनिट, न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल जिसे कहते हैं, न्यूक्लियोसोम फिलामेंट, ये सब फालतू की चीजें, इन सबको नहीं पढ़ना। पर दिखाया गया कि किस प्रकार से यही संरचना क्रोमैटिन धागा मेटाफेज यानी मध्यावस्था में गुणसूत्र बना लेता है। ये था कंप्लीट गया है, इसको देख लीजिए। यदि इक्वलाई डीएनए की लंबाई 1.36 मिलीमीटर है, इसको और ऊपर करना है। यदि इक्वलाई डीएनए की लंबाई 1.6 मिलीमीटर है, तो क्या आप इक्वलाई में क्षारीयों की संख्या की गणना कर सकते हो? इतना इजी क्वेश्चन। देखिए डीएनए की लंबाई दी गई है पहले से ही। डीएनए की लंबाई का फार्मूला क्या पड़ेगा आप? डीएनए की लंबाई बराबर नाइट्रोजन क्षारों की संख्या, नाइट्रोजन क्षारों की संख्या गुणे क्षार युग्म के मध्य दूरी, क्षार युग्म के मध्य दूरी। तो क्षार युग्म के मध्य दूरी पता रहता है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 3.34 नैनोमीटर, सॉरी 34 एंगस्ट्रॉम नहीं, 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। यहाँ पर डीएनए की लंबाई दी गई है, हमें नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या निकालना है। निकाल नहीं पाओगे। डीएनए की लंबाई कितनी दी गई है? 1.36 मिलीमीटर दी गई है, मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर बताइए कितना मीटर होता है? 10⁻³ मीटर। तो 1.636 मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 10⁻³ मीटर कर देंगे, ठीक है। 1.36 × 10⁻³ ये क्या हो गया? मीटर में आ गया, मीटर। अब उसके बाद देखिए नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या निकालना है। मान लो ये x है, गुणे, कितना मिस्टेक होता है हमसे। क्षार युग्मों की मध्य की दूरी कितनी दी गई है? 0.34 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को मीटर में बदलेंगे, कितना आएगा? 10⁻⁹ मीटर। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर ये नीचे चला जाएगा, 1.36 × 10⁻³ ये हो गया, बटे ये नीचे आ गया 0.34 × 10⁻⁹। ये ऊपर चला जाएगा, -9 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁹, ठीक है, यहां से चला गया। तो +9 है और -3 है, क्या हो जाएगा? 3 घट जाएगा, 1.36 × 10⁻6 आएगा, 6 3 9 होता है 6, ठीक है, बटे 0.34। ये दशमलव यहाँ से हटा दो, ये दशमलव यहाँ से हटा दो, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है, दोनों तरफ से हटा सकते हो। क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं 136 × 10⁻6/34, काट दो, 136 34, 4 बार कर लो, 4 चौक 16, 4 3 12 1 13, ठीक है, 4 आ गया। आंसर क्या आ जाएगा? 4 × 10⁶, 4 × 10⁶। इतनी क्षार युग्मों के बीच की दूरी इतनी, तो क्षार युग्मों के बीच की दूरी इतना आया था आंसर। नेक्स्ट टॉपिक होगा डीएनए प्रतिलिपिकरण। नीट 2021 में पूछा हुआ, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। आपने पढ़ा कि न्यूक्लिक अम्ल को पढ़ लिया। ये क्वेश्चन न्यूक्लिक अम्ल के बेसिस पर ही पूछा गया था, न्यूक्लिक अम्ल के बेसिस पर ही पूछा गया था, किसी और को देखने की जरूरत नहीं थी। आपने पढ़ा न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए आरएनए, आपने पढ़ा डीएनए में ग्लाइकोसिडिक बंध होता है जो पेंटोज और नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य पाया जाता है। तो बस उसी को देख के लगा देना था। न्यूक्लिक अम्ल यहाँ पे सही सुमेलित करना था, न्यूक्लिक अम्ल ग्लाइकोसिडिक बंध। सी का तीसरा, देख लो चारों में केवल एक ऑप्शन ही है जिसमें सी का तीसरा दिया गया है, वो है बी, सी का तीसरा। बाकी किसी में सी का तीसरा नहीं दिया गया, तो इसको देख के लगा सकते थे। तो कुछ क्वेश्चन एक टारगेट पॉइंट को देकर भी किया जाता है, इन सभी को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे निम्न में हिस्टोन के विषय में कथन गलत बताइए। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, हिस्टोन के विषय में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। आपने क्या पढ़ा हिस्टोन के बारे में? हिस्टोन धनात्मक आवेशित होता है, क्षारीय होता है, इसमें आर्जिनिन और लाइसिन की अधिकता होती है। आर्जिनिन और लाइसिन दोनों अमीनो अम्लों के पार्श्व श्रृंखलाएं धनात्मक आवेशित होती हैं, साथ ही ये क्षारीय होता है। ये सब चीजें पढ़ लिया। अब देख लो, हिस्टोन संगठित होकर 8 अणुओं की एक इकाई बनाते हैं, सही बात है, जिसे हिस्टोन ऑप्टेमर कहते हैं, ये पॉइंट एकदम सही है। हिस्टोन की पीएच किंचित अम्लीय होता है, पकड़ लिया। हिस्टोन क्या होता है? क्षारीय होता है, यहाँ पर अम्लीय लिख दिए हैं, यानी ऑप्शन गलत है, यही लगा देंगे आंसर। गलत कथन ढूंढना था, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए नीट 2017 में पूछा क्वेश्चन, हिस्टोन H1 का केंद्रिकाव के साथ संबंध क्या निर्देशित करता है? हिस्टोन H1 का केंद्रिकाव के साथ क्या संबंध निर्धारित करता है? अनुलेखन हो रहा है, डीएनए प्रतिकृतियन हो रहा है, डीएनए क्रोमैटिन रेशों में संगठित है। अभी आपको बताए थे कि डीएनए क्रोमैटिन धागा बनाता है न्यूक्लियोसोम और H1 वगैरह की मदद से। तो H1 हिस्टोन अगर है तो क्या दर्शाता है? डीएनए क्रोमैटिन रेशों में संगठित है, ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन
हाँ जी, देखिए डीएनए के खंड कैसे होते हैं, नीट 2017 में ये भी पूछा हुआ है, डीएनए के खंड कैसे होते हैं, इसके आंसर के लिए हमको ऊपर करना पड़ेगा। याद रखेंगे डीएनए के खंड कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, उदासीन होता है, या अपने माप के अनुसार धनात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं। तो बताइए, आपने पढ़ा है डीएनए के खंड कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो आपने भी पढ़ा है डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित होते हैं। क्यों ऋणात्मक होते हैं? क्योंकि उस पर फास्फेट समूह होता है। क्लियर है बातें? बस इतनी क्वेश्चन आपके नीट से इस टॉपिक से आए थे। और भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिनमें इन सबसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इन सबको छोड़िएगा मत, इसी वजह से इसमें टाइम लग रहा है। तो ठीक है।